Everyone, here we discuss chapter number 2 of economics, that is sectors of the Indian economy. As you seen your nearby, here and there, so many peoples are working some work. सब कुछ न कुछ काम को करते रहते हैं. आप ये देखते हैं कि कोई ठेला लेके चल रहा है, कोई टीचर पढ़ाने के लिए जा रहा है, डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो कहीं शॉप्स हैं. यानी कि जैसे ही हमारा डेली लाइफ स्टार्ट होता है उसी के साथ सभी हमें कुछ न कुछ करते हुए ही नज़र आते हैं. तो ये क्या होती है? इकोनॉमी फॉर अ पर्सन, पर पर्सन इकोनॉमी. तो यही इकोनॉमी क्या करती है? प्रोवाइड करती है. किसको प्रोवाइड करती है? इकोनॉमी प्रोवाइड करती है कंट्री के लिए, नेशन के लिए. लेकिन किस तरह से प्रोवाइड करती है इसे हम पढ़ेंगे. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर. फर्स्ट we'll discuss about primary sectors. These are the sector of the economy for a nation or a country. First we will discuss about primary sector. Primary sector क्या है? Base for all other activities. All other activities means जो भी एक्टिविटी होती है, जो फाइनल गुड्स हमारे तक आती है, उसका जो बेस होता है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है, वो कहाँ से होती है? प्राइमरी एक्टिविटी से ही स्टार्ट होती है. जैसे कि वो एक्टिविटी, जैसे एग्रीकल्चर है, फार्मिंग जो है, प्रोडक्शन, फार्मिंग प्रोडक्शन है, डेयरी प्रोडक्शन है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री, ये सब किस में इंक्लूडेड है? ये सभी एग्रीकल्चर में ही इंक्लूडेड होती हैं. या वो सारी चीज़ें जो नेचर हमें प्रोवाइड करवाती हैं, नेचुरल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. एक्सक्यूज़ मी, नेचुरल एक्टिविटी ही कहलाती हैं. और इनसे जो रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं, वो किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड होते हैं. क्योंकि ये बेस होते हैं, इसी वजह से इन्हें प्राइमरी बोला जाता है. नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग जहाँ की जाती है वो सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं. यानी कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है. जैसे आप सपोज़ कीजिए कि जो कॉटन है वो प्राइमरी सेक्टर से लिया गया है, फिर उससे यार्न बनाने के लिए उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसके सीड्स सेपरेट किया जाएगा, उनसे जो वूल होगा या कॉटन होगा उससे थ्रेड बनेगा, थ्रेड से फिर यार्न बनेगा, और यार्न के बाद फिर वो आगे फाइनल रेडी क्लोथ्स के लिए आगे जाएगा. तो ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ की जाती है? ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में ही की जाती है. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेकेंडरी सेक्टर का. इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मशीनरी है, आयरन ओर से मशीन्स बनते हैं, मेटेलिक मिनरल्स वगैरह हैं, जैसे गोल्ड से ज्वेलरी बनती है. तो ये सब किस में होते हैं? सेकेंडरी सेक्टर्स में काम लिए जाते हैं. टेरिशरी सेक्टर, दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स. देखिए, जो ये टेरिशरी सेक्टर है इसे सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है. ये फर्स्ट एंड सेकंड सेक्टर से थोड़ा अलग हटके होता है. कैसे अलग होता है? क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकंड सेक्टर यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. जैसे प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है उनको सर्विस प्रोवाइड करवाने का मतलब क्या है? कि उनको बैंकिंग है, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और रोड ट्रांसपोर्ट्स, गोडाउन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती हैं. इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर्स हैं उसमें क्या आता है? सर्विस सेक्टर में क्या इंक्लूड किया जाता है? जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर्स हैं, वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ये सब भी इसी में ही इंक्लूडेड होते हैं. क्योंकि ये क्या करते हैं?
these type of sector provide services to others, दूसरों को ये रेम्यूनरेशन के बदले क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी क्या माना जाता है कि ये जो सर्विस सेक्टर है अपने आप में ये क्या है, इकोनॉमिक बूस्टर है। इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करते हैं, जो पहले और दूसरे सेक्टर हैं उससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट किस में मिला हुआ है, सर्विस सेक्टर में मिला हुआ है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें जो फाइनल वैल्यू होती है गुड्स की, फाइनल वैल्यू जो होती है फिनिश्ड गुड्स की, यानी कि एकदम तैयार होके जैसे हमारे पास आ जाती है, उसकी जो प्राइस होती है वो क्या कहलाती है, फाइनल वैल्यू कहलाती है। तो फाइनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, जैसे आप सपोज़ कीजिए कि बिस्किट का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि ग्रेन कहाँ पे हुआ, प्राइमरी सेक्टर में। फिर उस ग्रेन को फार्मर ने किसको दे दिया, सेकेंडरी सेक्टर को दे दिया। वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग हुआ, उससे फ्लोर बनाया गया। फिर फ्लोर बनाने के बाद वापस उसने आगे उसको बेच दिया। तो उसमें जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी थी उसने उसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड किया, जैसे कि उसने उसमें ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, शुगर और भी जो होता है वो उसमें ऐड करने के बाद बिस्किट बनाए। बिस्किट बनाने के बाद उसमें पैकिंग, उसकी लेबलिंग, ये सब करने के बाद उसे कहाँ तक पहुँचाया, रिटेलर्स, होलसेलर और रिटेलर तक पहुँचाया। तो वो सारा प्राइस किस में इंक्लूडेड है, बिस्किट में। तो आप सपोज़ कीजिए कि जहाँ पे वो 5 से 15 पर पैकेट, यानी कि वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था 5 रुपीज़ से वो कितना तक पहुँच गया, 15 रुपीज़ पर। तो वो क्या हुआ, 15 रुपीज़ बिस्किट का फाइनल, यानी कि उस प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस हो गया। तो ये फाइनल वैल्यू जो होती है वो कंट्री की जीडीपी को शो करती है। अब आप देखेंगे कि इतनी सारी गुड्स और सर्विसेज होती है, किस तरह से जीडीपी शो होती है। तो वो जीडीपी को शो करने के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल होती है, और वो ही जीडीपी कंट्री की इकोनॉमी को बताती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है या नहीं। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री इसके लिए कैसे वर्क करती है, उन्होंने जो डिफरेंट स्टेट हैं, मिनिस्ट्री हैं, उसमें डे बाय डे और उसके साथ ही मंथली उसमें क्या होता है, जो कैलकुलेशन होता है उसको ऐड किया जाता है, और ईयरली जीडीपी, वैसे अभी क्या होता है पर डे, हर दिन का, या वीकली या मंथली, इस तरह से जीडीपी को कैलकुलेट करके और ग्रोथ पर ईयर निकाला जाता है। और वो क्या शो करती है, वो ये शो करती है कि कंट्री ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत ही टफ टास्क होता है, मेहनत टास्क होता है, एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसे सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टेट के साथ मिलके और पूरा करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं इन प्रीवियस डिकेड्स, अगर हम पिछले दशकों में देखते हैं, तो अगर इंडिया का हम देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर इंडिया का क्या था, सबसे बेस्ट सेक्टर था फॉर द एम्प्लॉयमेंट। कैसे, क्योंकि 75% जो पीपल थे वो किस में एंगेज्ड थे, प्राइमरी सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को के में उसमें वो एंगेज रहते थे। ज़्यादातर लोग क्या करते थे, खेती करते थे, यानी कि फार्मिंग करते थे, और उससे रिलेटेड जो भी फिशिंग है, डेयरी है, फॉरेस्ट्री है, यानी कि फॉरेस्ट से जो भी उनको गुड्स मिलती थी उनको वो रेडी किया करते थे। तो ज़्यादातर लोग उसमें एंगेज थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, लोगों ने क्या किया, पीपल हैव चेंज देयर वर्क स्टाइल, वर्किंग स्टाइल को उन्होंने चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन और डिमांड को देखते देखते इस प्राइमरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि नई नई मशीनरी एस्टैब्लिश की गई, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने के साथ ही इकोनॉमी में भी बूस्ट आया। तो जो हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे हुआ, प्राइमरी सेक्टर से
चेंज किस में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, यानी सेकेंडरी सेक्टर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा और इकोनॉमी यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो भी इम्प्रूव होने लगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट सेक्टर सबसे अच्छा कौन सा है, टेरिशरी सेक्टर, क्योंकि इसमें मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैनी सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला हुआ है, जितना कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में भी नहीं है। तो वो एम्प्लॉयमेंट ऐसे कह सकते हैं कि करोड़्स में, ज़्यादातर लोगों को सर्विस सेक्टर में, जैसे अगर आप कॉल सेंटर्स देखते हैं, अगर आप एजुकेशन सेंटर देखते हैं, अगर आप हॉस्पिटल्स देखते हैं, बैंकिंग देखते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ देखते हैं, तो इन सभी जगहों पर जो पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया गया है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, यानी कि उनको प्रॉपर वर्किंग मिली हुई है। अनेक लोग, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में, इन सब जगहों पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स। जैसे कि अभी आपको ये समझ में आया कि जो लोग हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये जो पॉपुलेशन है कंट्री की, नेशन की, वो कहाँ वर्क करती है, वो कुछ ना कुछ काम करती है। तो उनमें से कुछ सेक्टर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं। जैसे कि आप अपने नियर बाय शॉप्स देखते हैं, उन शॉप्स पे जो वर्किंग पीपल है उसमें से कुछ तो उसके ओनर होते हैं और कुछ वहाँ पे वर्किंग होते हैं। तो जो वो वर्कर्स होते हैं वो किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। और ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, वो बड़े सेक्टर्स जो कि कमेटी मैनेज करती है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, या फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, चाहे उसमें प्राइवेट सेक्टर ही हो या फिर पब्लिक सेक्टर हो। जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉय हैं उनको पे देते हैं, उनको लेबर के लिए, लीव के लिए, सब कुछ जो अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे उनका पीएफ है, ईएसआई है, ये सब डिडक्ट होता है, बाद में उनको वापस दिया जाता है। उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और अगर उससे ज़्यादा क्रॉस हो जाता है तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है। तो ये सारी क्या होती हैं, नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, आउटसाइड। ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो छोटे सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की कंट्रोल से बाहर होते हैं, यानी कि उनकी जो वर्किंग या उनका जो प्रॉफिट होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर जितना नहीं होता है, इसी वजह से वो उस लिमिट में नहीं आ पाते हैं। लेकिन क्योंकि वो बिज़नेस करते हैं या वर्किंग उनकी होती है, तो उनके जो वर्कर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह से जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। जैसे आप सपोज़ कीजिए कि अगर कोई एक व्यक्ति, अगर एक पर्सन किसी भी शॉप पे या किसी छोटे लेबर हाउस में या वेयर हाउस में काम कर रहा है, अगर वो बीमार हो जाता है तो उसे क्या किया जाएगा, एक दिन का उसको लीव मिल जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत अच्छे से जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है तो उसको ज़्यादा दिन के लिए लीव नहीं दी जाती है, बल्कि उसे क्या किया जाता है, उसे काम से निकाल दिया जाता है। उसे उसके बदले में कोई भी तरह का जो हेल्थ बेनिफिट्स या और भी कह सकते हैं कि उसको अदर बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। अगर वो चाहे कि मेरा ट्रीटमेंट करवा दे तो उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया जाता है। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट जो हेल्थ फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ उनको लीव भी सैंक्शन करती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है।
उनको लीव प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है और न ही हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, बल्कि क्या किया जाता है, अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियाँ बनती है तो उन्हें काम से हटा के और दूसरे को काम पे रख लिया जाता है, जिसकी वजह से अनेकों लोगों को सफ़र करना पड़ता है। अब है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स की। जैसे कि आपने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हैं, उनको मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जो गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रन करते हैं, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं। तो इसमें जो सेक्टर्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर्स भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स भी हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? जिसमें एसेट्स, यानी जिसमें सारी एसेट्स गवर्नमेंट की ही होती हैं। जैसे आपने पब्लिक या गवर्नमेंट ऑफिसेस देखे होंगे, रेलवे स्टेशंस हैं, उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, स्कूल्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं। ये सभी क्या हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसके आगे गवर्नमेंट लगा हुआ होता है। तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है? उसको कंट्रोल करती है, और वो सभी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही रन करते हैं। यानी कि उनमें जो एम्प्लॉई होते हैं उनको गवर्नमेंट प्रॉपरली क्या देती है? अलाउंसेस भी देती हैं, पे भी देती हैं, फिक्स्ड जो उनकी लीव होती है वो भी उनको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मेल और फीमेल को जितना रिक्वायर्ड होता है फिज़िकली इक्वल पे दिया जाता है, और अगर एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ फीमेल अगर उनको कोई लीव की ज़रूरत होती है तो वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओनरशिप ऑफ एसेट्स इन द प्राइवेट कंपनीज़। प्राइवेट कंपनीज़ के अंडर में होते हैं, और वो प्राइवेट कंपनीज़ रन तो करती है। अगर जैसे लार्ज कंपनी है, अगर उसमें जो मनी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अगर वो स्मॉल स्केल है, या कह सकते हैं उससे भी अगर छोटी है, तो वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानती ज़रूर है, लेकिन वो क्या करती हैं, जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉय हैं उनको उतना वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती हैं। हालांकि उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, अगर वो उनको फॉलो नहीं करती हैं तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका लाइसेंस भी डिसमिस किया जा सकता है, तो उन्हें वो फॉलो करना ही होता है। थैंक यू।